प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे इस्लामाबाद से रऊफ हसन साहब, सीनियर कॉलम नगार, कराची से अब्दुल गफ्फार साहब, नुमाइंदा डॉन न्यूज़, और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। आज प्रोग्राम में पहले दो हिस्सों में बात करेंगे पाक भारत मार्के की। एक जानब कल से सियासी और अस्करी सतह पर दोनों की तरफ से बयानात का सिलसिला जारी है और दूसरी जानब क्रिकेट के मैदान में दोनों ममालिक आमने सामने हैं। अब बज़ाहिर एशिया कप में सरफराज 11 भारतीय टीम के सामने कमज़ोर कारकर्दगी का मुजाहरा करती नज़र आ रही है। पहले मैच में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारतीय टीम के हाथों बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा और आज भी बैटिंग लाइन अब भारतीय बॉलिंग के सामने कमज़ोर नज़र आने के साथ साथ काफ़ी कंफ्यूज भी नज़र आ रही है। दूसरी जानिब शोएब मलिक वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो हर मैच में बेहतर कारकर्दगी दिखाते नज़र आ रहे हैं। टीम स्पिरिट है कहाँ और सरफराज की कप्तानी समेत इनफरादी कारकर्दगी को किस नज़र से देखा जाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले स्टेडियम में मौजूद क्रिकेट एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब की राय से ज़रा मुस्तफ़ीद होते हैं। इकबाल साहब, आप बहुत करीब से देख रहे हैं सर, जो बॉलिंग में आपने देखा, फील्डिंग में देखा, बल्कि बैटिंग में भी अब देखा, यंग ब्लड की एंथुजियाज्म को क्या हुआ और जो टीम स्पिरिट की बहुत बात हो रही थी सर, उसका क्या बना? चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में जो पहला मैच भारत से हारने के बाद जो कमबैक किया और जो फाइनल जीता, बिल्कुल बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। बॉडी लैंग्वेज खिलाड़ियों की ऐसी है कि दे आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन। ऐसा लग नहीं रहा, वो स्पिरिट नजर नहीं आ रही कि जो उमन होती है। और जो स्टार परफॉर्मर्स है, खासतौर पर अगर हम मोहम्मद आमिर की बात करें, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 3 विकेटें ली और पाकिस्तान की फतह में कलीदी किरदार अदा किया, वो बिल्कुल बुझे बुझे नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में उन्हें ड्रॉप किया गया था अफगानिस्तान के खिलाफ, आज उन्हें टीम में शामिल किया गया और 4 ओवर्स में वो अब तक 30 रन दे चुके हैं और उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि मोहम्मद आमिर, जिन पर पाकिस्तान बहुत रिलाई कर रहा था कि वो जबरदस्त परफॉर्म करेंगे, तो मैं ये समझता हूं कि लगता ये है कि खुद एतमादी कुछ जरूरत से ज्यादा हुई है। और जिस तरह से हमने सीरीज खेली है असद साहब, जिम्बाब्वे के खिलाफ, वेस्ट इंडीज की कमजोर टीमों के खिलाफ, तो वो हमें एक डिसएडवांटेज हुआ है। जब तक मजबूत टीमें मैदान में हमारे मद्दे मुकाबला आई तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मिर्जा साहब, और फिर मैं रऊफ साहब की भी राय शामिल करना चाहूंगा, ये वो इंडिया फैक्टर है कि साइकोलॉजिकली कुछ हो गया, क्योंकि जिस तरह आपने कहा बाकी टीमों के साथ कारकर्दगी कुछ मुख्तलिफ थी, और क्या हम कुछ ज्यादा शोएब मलिक पे नहीं रिलाई कर रहे? जी, आप रऊफ साहब से पूछ रहे हैं मुझसे? आपसे मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपसे सर, फिर रऊफ साहब पे आएंगे। हाँ, अच्छा, आपने जो बात की ना, देखिए पाकिस्तान और भारत के मुकाबलों का एक अपना ही अंदाज होता है, एक अपना हुस्न होता है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है। जिस तरह 18 जून 2017 के बाद जब यहाँ मैच हुआ, पहला मैच 19 सितंबर को, तो एक्साइटमेंट अपने नुक्ते उरूज पर था। लेकिन 4 दिन के बाद अब जब मैच हो रहा है तो एक्साइटमेंट में कमी आई है और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल जरूर होता है। और जिस तरह आपने प्रोग्राम के शुरू में एंट्रो दिया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जिस तरह के बयानात, तुंद और तेज बयानात दोनों जानिब से सियासी तौर पर आ रहे हैं, उसकी वजह से भी एक अजीब सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह से भी खिलाड़ी थोड़े से टेंशन में, प्रेशर में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। रऊफ साहब, वही सवाल सर आपसे, एक तो इंडिया फैक्टर अपनी तरफ, लेकिन एक चीज पे सर जो मैं फोकस करना चाह रहा था, अब मीडिया भी एक स्टेक होल्डर नजर आ रहा है जो शायद माजी में नहीं नजर आता था, और जो आपके कुछ मंझे हुए स्पोर्ट्स के एनालिस्ट हैं और तज्जियाकार हैं, वो ये कहते हैं कि मीडिया को भी शायद माजी देखना चाहिए, बिल्डअप देखना चाहिए। आखिरकार एशिया कप भी एक मौका है ट्रेनिंग का, एक मौका है कि आप अपनी टीम की कारकर्दगी को फिनेस करें मुस्तकबिल के लिए। हर मैच को आप डू और डाई ना बनाएं। तो शायद हम भी, या दो राय भी इसी चीज़ में मुलव्वस है कि इस बयानिए को बार बार सामने रखना और इतनी रिएक्शनरी बात करना। क्या लगता है आपको सर? असद, ये आपकी बात अपनी जगह रेलेवेंट हो सकती है, लेकिन क्राइसिस इस वक्त ये है कि आप इंडिया को अगर 1 मिनट के लिए भूल जाएं तो जो पाकिस्तान का परफॉर्मेंस है हांगकांग के खिलाफ और उसके बाद जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है अफगानिस्तान के खिलाफ, वो भी बिलो पाई है।
वो बिल्कुल इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस नहीं थी। मतलब अफगानिस्तान से पाकिस्तान हारते हारते जीता है और हांगकांग को भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने मतलब अनकन्विंसिंगली जीता है उनसे भी। तो इंडिया के साथ जैसा कि आपने अपने इब्तिदाइया में कहा है कि पहले मैच में तो बहुत बुरी तरह हारे थे और लग रहा है कि आज भी उससे भी शायद ज़्यादा, अनलेस ऑफ कोर्स देयर इज अ मिरेकल दैट हैपेंस, यू नो, मिरेकल्स रियली डोंट हैपन। तो वही एक सिचुएशन लग रही है। ये दो तीन बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में। जो कप्तानी है, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा मैंने डिस्पेरिटेड और मंडेन कप्तानी मैंने कभी नहीं देखी है। देखिए, सरफराज डज नॉट हैव दैट इन हिम टू बी अ कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम, फ्रैंकली। और मैं बड़ी देर से ये कह रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर लिखा भी है। तो सबसे पहली बात यह कि अगर आपके पास लीडरशिप नहीं है, अगर आप पिच को रीड नहीं कर सकते, अगर आप एटमॉस्फेयर को रीड नहीं कर सकते, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को रीड नहीं कर सकते और सही फैसले नहीं कर सकते, मसलन मैं फील करता हूं कि आज के मैच के में इनको पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, इनको वहां देना चाहिए था। दूसरी बात है, आप बार बार कहते हैं जी कि हमने ये जो लास्ट हमारी परफॉर्मेंस थी, हम ये भूल जाते हैं, जो बहुत अच्छी थी, इंडिया के खिलाफ भी बड़ी अच्छी थी और आमिर जो है उसकी परफॉर्मेंस जो थी खासकर फाइनल में बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो पिचेस हैं वो डिफरेंट है। यहाँ इंग्लैंड की पिचेस दी थी वो फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती हैं। इंग्लैंड की जो एटमॉस्फेयर है वो फास्ट बॉलर्स को हेल्प करता है, वो स्विंग बॉलिंग को हेल्प करते हैं। यहाँ आपके पास फ्लैट पिचेस हैं। यहाँ आपको वो जो बॉलर्स आपके इंग्लैंड में कामयाब हुए थे वो लाजमी नहीं कि यहां भी कामयाब होंगे, और एग्जैक्टली आपको वही चीज नजर आ रही है। और हमारे पास बैकअप स्पिनर्स नहीं है, हमारे पास स्पिनर्स नहीं है जो कि अगर फास्ट बॉलर्स इफेक्टिव ना हो तो उनकी जगह ले सके। हमारे पास उस क्वालिटी के स्पिनर्स मौजूद नहीं है। ये नहीं कि हमारे पास मुल्क में नहीं है, लेकिन हमने टीम में उनको शामिल नहीं किया। गफ्फार साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं एक दो बातें इसमें और करना चाहूंगा, आप बेशक मुझे बाद में टाइम दे दीजिएगा, बट अभी आप वापस आते हैं। अब गफ्फार साहब, ये कुछ ये बार बार कहा जा रहा है और ये मैं ज़रूर सोचते हुए ये कह रहा हूँ कि हम आखिरकार स्टूडियो में बैठे हुए हैं, एनालिसिस ही कर रहे हैं, हम स्टेडियम में उधर फील्ड में मौजूद नहीं है, मैदान में मौजूद नहीं है, इधर फिर भी ये तमाम बातें की जा सकती हैं। लेकिन ये जो एक ट्रेंड है कि जी बहुत ज़्यादा पेसर्स पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, स्पिनर्स ज़्यादा होने चाहिए थे, ये बहुत बार कहा गया है, तो उस पर सर आपकी क्या राय है? और साथ में जो अब सरफराज की कप्तानी पे एक सवालिया निशान उठ रहा है, उस पर भी सर अगर आप अपनी राय से हमें आगाह करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक अगर आप गफ्फार साहब, आपसे सर ये सवाल कर रहा था। जी असद, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम का अगर आप बिल्डअप देखें इस टूर्नामेंट के लिए, शायद आवाज़ नहीं जा रही जी। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सर अगर आपने वही सवाल सुना सर, तो सेम क्वेश्चन टू यू सर, कि सरफराज की जो कप्तानी है उस पे जो ये एक रेफरेंडम बन गया, उस पर सवालिया निशान उठ गया है, उस पर क्या राय रखते हैं आप सर? देखिए, सरफराज चूंकि सरफराज परफॉर्म नहीं कर रहा गुज़िश्ता कई मैचेस से, आज उसने 40 ऑड रन स्कोर किए, तो वो अंडर प्रेशर तो बहुत है। और अब एक और नया शोशा छोड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि शायद शोएब मलिक को जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नायब कप्तान बनाया जाए। तो क्रिकेट के हलकों में ये खबरें गश्त कर रही हैं कि 2019 का वर्ल्ड कप, क्योंकि शोएब मलिक कह रहे हैं कि वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, तो वो 2019 के वर्ल्ड कप के लिए शायद शोएब मलिक को पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया जाए, क्योंकि सरफराज एज अ बैट्समैन उस तरह की कारकर्दगी नहीं पेश कर पा रहे। और उनका जो थोड़ा बहुत गुस्सा है, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, वो साफ जाहिर होती है। विकेटों के पीछे खिलाड़ियों को डांटना, काम एंड कूल कप्तान होना चाहिए। अब ये चीजें उभर कर सामने आ रही हैं, गालिबन उसकी वजह शिकस्त का दबाव है, उस प्रेशर की वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये चीज गश्त कर रही है। दूसरे, आपने टीम के कॉम्बिनेशन की बात की, इंजमाम उल हक कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, 120 टेस्ट मैचेस, 300 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले, वो तजुर्बाकार आदमी है। उनको ये इस बात का इल्म नहीं कि गर्मी का मौसम है, सितंबर में यहाँ बहुत गर्मी होती है मुत्तहिदा अरब अमारात में, और इस गर्मी में जो पिचेस हैं वो फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी साजगार साबित नहीं होती। दूसरे फास्ट बॉलर्स ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो उन्होंने अपनी टीम में सिर्फ 2 रेगुलर स्पिनर्स शामिल किए। मोहम्मद हफीज को क्यों नहीं रखा गया, जो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। अगर आप एशिया कप में शरीक दीगर टीमों को देखें तो उन सब के पास स्पिन डिपार्टमेंट के शोबे में खासे स्पिनर्स, खासा चॉइस मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये गलती थी सिलेक्शन कमेटी की, और जब वो बैठेंगे इस टूर्नामेंट के बाद तो डेफिनेटली वो अपनी गलती को रियलाइज करेंगे। यही सवाल ये गफ्फार साहब से कर लूँ। गफ्फार साहब, वही जो सवाल अभी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से किया था वो यही था कि एक तो सरफराज की कप्तानी पे जो सवालिया निशान उठ रहा है, और साथ में सर क्या आपके मुताबिक ये वाज़े हो रहा है कि टीम एकदम से
डिस्पिरिट हो गई है? देखिए असद, जो बात की मिर्ज़ा इकबाल भाई ने, बिल्कुल मैं उसको सेकंड करूंगा कि जो सिलेक्शन है इस टूर्नामेंट के लिए वो बड़ा क्वेश्चनेबल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर में से एक यासिर शाह, ठीक है वो हमारे रेगुलर टीम का मुसलसल हिस्सा नहीं रहे, लेकिन कंडीशंस की अगर बात की जाए, इस वक्त जो यूएई की कंडीशंस हैं, जिस तरह के विकेट्स हैं, आप देखेंगे कि अफगानिस्तान का अटैक खुद सरफराज ने कहा और दीगर कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि नजीब और जो राशिद खान के होते हुए दुनिया का बेहतरीन स्पिन अटैक बना हुआ है। असल बात यह है कि ये स्पिन अटैक इस वक्त जिन कंडीशंस में खेल रहा है वो ऑपरेट बहुत अच्छा कर रहा है। हफीज़ और यासिर शाह के पास ऐसे स्पिन ऑप्शन मौजूद थे जो ना सिर्फ गेंद को एयर देते हैं, ना सिर्फ वो बैट्समैनों के लिए अपनी लाइन लेंथ से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बल्कि विकेट टेकर्स हैं। नवाज़ की अगर परफॉर्मेंस देखें तो नवाज़ तो पाकिस्तान टीम के वनडे स्क्वाड का रेगुलर हिस्सा ही नहीं रहे। इसके अलावा शादाब खान जो हैं वो अभी नए हैं। हम सबको ये मानना पड़ेगा कि PSL के जितने टॉप परफॉर्मर थे उनको पाकिस्तान टीम तक रसाई ज़रूर मिली, लेकिन T20 की बेस पर खेलने वाले जो ODI टीम के हमारे जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सपोज हुए हैं, इसी वजह से कि टेम्परामेंट नहीं है। अगर आप आसिफ अली का अफगानिस्तान के खिलाफ मैच का शॉट देखें, आज जब उन्होंने 20 पे 30 रन बना के जिस अंदाज से आउट हुए, लग ये रहा है कि टेम्परामेंट की कमी है। इसके अलावा अपने आपको रेस के अंदर अपने जो घोड़े होते हैं वो सही चूज़ करने होते हैं कि किस वक्त जो है वो आपको किस तरह की जो है वो सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी और किस तरह आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। इन विकेटों पर जहाँ पर आपका सारा का सारा फोकस आपके स्पिनर्स होने चाहिए थे। मोहम्मद हफीज़ आपके पास दुनिया के उन स्पिनर्स में से हैं असद, आपको पता है उनका रिकॉर्ड अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर भी कि जो हमेशा ना सिर्फ इनिंग को ओपन करते हैं एज अ बॉलर, बल्कि रन्स रोककर आपको विकेट भी लेकर देते हैं। आज भी शेखर धवन, रोहित शर्मा जिस तरह के बैट्समैन हैं, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हसन अली की गेंदों पर अगर आप उनको देखें तो वो आलमोस्ट वॉक इनटू द विकेट। ख़ासतौर पर आप अगर धवन की बैटिंग देखें तो उन्होंने मोहम्मद आमिर को आगे निकलकर डोमिनेट किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो इन विकेटों पर फास्ट बॉलर खेलने के लिए कितने कंफर्टेबल हैं। तो ऐसे मौके पर आपको रीड करना होता है ओपोनेंट को, उनकी वीकनेसेस देखनी होती हैं। और यहाँ पर जो मोहम्मद हफीज़ थे, यासिर शाह थे, ये वो ऐसे बॉलर थे जो ना सिर्फ इन विकेटों पर आपको रन्स रोक कर देखते बल्कि इसके अलावा वो आउट भी करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम का कम्बिनेशन ही नहीं बन सका अब तक भी। आज के मैच में भी मोहम्मद आमिर को आप पिछले मैच में ड्रॉप करके असद वापस लेकर आए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप या तो अपने एक प्रीमियर फास्ट बॉलर को ड्रॉप करें या फिर इसको ड्रॉप करने के बाद दोबारा लेकर आ जाएं। मतलब आप क्या साबित कर रहे हैं कि आपकी क्या प्लानिंग है? ठीक, गफ्फार साहब इसी पॉइंट पे फिर वक्फा लेंगे। मिर्जा इकबाल साहब सर दुबई से हमें उन्होंने ज्वाइन किया था, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी वक्फे के बाद, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय, जहां हालात हाजरा से हट के शादाब 11 की कारकर्दगी पे बात हो रही थी। रऊफ हसन साहब, आपने जो शुरू में बात की थी सर, उसके बाद मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने भी इत्तेफाक किया, अब्दुल गफ्फार साहब ने भी इत्तेफाक किया कि जो स्पिन और पेस में जो आपको इसमें मिसमैच नज़र आ रहा है वो ही शायद हमारी कमज़ोर कारकर्दगी के पीछे राज हो। लेकिन मैं सर जो आपसे सवाल करना चाह रहा था वो इंडिया के मैच से हट के जो एक अफगानिस्तान का उभर के सामने आते हुए एक डायनामिक नज़र आ रहा है, क्या आपको ये एक नई और दिलचस्प राइवलरी देखने को मिल रही है? आपके इस सवाल के जवाब देने से पहले दो बातें जो छोटी सी रह गई थी मैं उनको भी कर दूं। देखिए, अगर आपकी आजकल के 50 ओवर मैच में, वनडे में, अगर आपकी टीम पहले बैटिंग करती है तो अनलेस ऑफ कोर्स कि आप 300 प्लस रन पोस्ट करते हैं, वो मैच जीतने के चांसेस जो हैं वो आपके सर्टेन नहीं हो सकते। पाकिस्तान अपने किसी भी मैच में फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ 300 रन पोस्ट नहीं कर सका एक्सेप्ट द फाइनल अगेंस्ट इंडिया जो कि हमने इंग्लैंड में खेला था। ये एक पाकिस्तान की बैटिंग का एक बहुत मेजर इशू जो है इस वक्त वो बना हुआ है। और उससे भी ज़्यादा आगे अगर आप भी देखा जाए, जो आज की भी जितनी अभी मैच हुआ है, तो हम ऑलरेडी एक सिटर और एक डिफिकल्ट कैच ड्रॉप कर चुके हुए हैं। सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये हमारी यंग टीम है, बहुत जवान बच्चे हैं, उसके बावजूद जो फील्डिंग क्वालिटी है वो आज भी इमामुल हक ने सिटर ड्रॉप किया उसका, शर्मा का। और उसके अलावा उससे पहले शादाब एक वेरी डिफिकल्ट कैच, लेकिन मैच जीते जाते हैं डिफिकल्ट कैचेस जो पकड़ने में। सो ये चार एस्पेक्ट्स हैं बेसिकली जिसके ऊपर जब तक आप इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने के चांसेस बड़े मफकूद हैं। अफगानिस्तान स्पेक्टेकुलर
स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस। आई थिंक जितने थोड़े अरसे में अफगानिस्तान की टीम इमर्ज होकर के सामने आई है और इस वक्त वो तमाम लीडिंग टीम्स के लिए एक कंपटीशन बन गई है। पाकिस्तान को उन्होंने मतलब नाको चने चबवा दिए जो खेल रहे थे। उससे पहले इंडिया के खिलाफ भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। उन्होंने बांग्लादेश को हराया है, उन्होंने श्रीलंका को हराया है। तो एशिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखा जाए तो अफगानिस्तान की टीम जो है एक फिनोमिनल एडिशन है इस वक्त क्रिकेट टीमों में। और मेरा ख्याल है कि ये गेम ऑफ क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हुई है। और ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ इन द सेंस कि जी एक उनका एक चूँकि एक ऐसा मुल्क जो कि 40 साल से वो बैटर्ड है, वहाँ लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, तो आई थिंक उनके लिए एक बहुत अच्छा बहुत पॉजिटिव जो है आउटलेट है। और जिस तरीके से पूरी अफगान कौम जो है वो इस टीम को बैक करती है और इनकी जितनी आपने देखी है कि जितनी इंथुजियास्टिक परफॉर्मेंस होती है इनकी ग्राउंड के ऊपर, I think these are wonderful things to look at, or one can only wish them well, and I think they are going to be a major challenge to the leading teams of Asia as well as the rest of the world, in all the forthcoming competitions. मोराल हमारा थोड़ा सा डाउन है, अब मुकाबला भी बांग्लादेश के साथ होने को जा रहा है। क्या आपको इम्कानात नजर आ रहे हैं आने वाले मैचेस में? एंड सेम क्वेश्चन सर, ये जो एक अफगानिस्तान फैक्टर है इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए असद, बड़ी अच्छी स्टोरी है, ना सिर्फ स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन एक नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पता है कि वहाँ के हालात हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट आज तक हुई नहीं है। ऐसी कौम को जिसको ऑब्वियसली पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, यहीं नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में इनके क्रिकेटर्स आके खेलते रहे, यहीं 90s 2000 में ये पले बढ़े यहाँ पर। और बहुत सारे क्रिकेटर्स आपको याद होगा कराची में हमने कवर किए असद मैचेस, जब डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मरहूम एक टूर्नामेंट कराया करते थे अपने ग्राउंड पर रमज़ान के अंदर, तो पूरी की पूरी अफगानिस्तान की टीम जो है वो नाइट टूर्नामेंट खेलने आती थी रमज़ान के, जो हमारे लोकल बच्चों के साथ खेलते थे वो। ये सारे क्रिकेटर्स जो अब असगर अफगान और राशिद खान और जितने भी अब बड़े स्टार बने, तो पता ही चला कि उनकी ग्रूमिंग सारी पाकिस्तान में हुई। ऑब्वियसली बाद में इंडिया फैक्टर भी है, आपको पता है कि इंडिया और अफगानिस्तान के जो इस वक्त सियासी हालात हैं वहाँ उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। अफगानिस्तान और इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच जो है अफगानिस्तान इंडिया के खिलाफ खेला। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो लर्निंग कर गए। और ऑब्वियसली जो T20 और जो वनडे की हद तक उनकी जो सक्सेस है वो बड़ी अच्छी है, जो कि दुनिया भर की लीग्स हो रही हैं वहाँ पे। अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स में दो तीन चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। एक तो सुपर फिट हैं असद ये लोग, इसके अलावा ऑलराउंड एबिलिटी बहुत है इनका। कोई भी बॉलर या कोई भी जो बैट्समैन है वो हार्ड हिटर है, वो छक्का लगा सकता है, चौका लगा सकता है, और यही T20 क्रिकेट की इस पर डिमांड है। और जो बात की आपने पाकिस्तान के हवाले से असद, मेरे ख्याल में आज की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान की ऐसी टीम है जो किसी भी टूर्नामेंट में ऐसा अच्छा आगाज़ नहीं करती। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी पहला मैच भारत से हारे थे, उसके बाद फिर हमने बिल्डअप किया, लेकिन यहाँ तो असद ये चौथा मैच है जिसके अंदर अब हमें अब तक संभल जाना चाहिए था, हमारा टीम कम्बिनेशन बन जाना चाहिए था। आई थिंक ये बड़ा वरिंग साइन है। ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये कहते हुए कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बांग्लादेश को हराकर बहरहाल फाइनल में किसी तरह पहुंच जाएगी और हमें फिर एक और चांस मिलेगा। लेकिन क्या हमने अपनी गलतियों से सीखा है? क्या हम डिज़र्व करते हैं कि हम मॉरली या एक अपना जो हमारा जो इस पर ट्रैक रिकॉर्ड बना है आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी में एक अच्छी खासी हमारी परफॉर्मेंस थी, तो मुझे लगता है कि हमें बड़ा इसको जो है वो डिजर्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी मौका है कि आप बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतकर, ऑब्वियसली ये टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा है असद जो हमें सूट करता है। हम हमेशा लॉन्ग फॉर्मेट की टीम है, 92 का वर्ल्ड कप भी हमने इसी वजह से जीता था कि जितना बड़ा टूर्नामेंट होता है हमारी टीम उतना लंबा चांस लेती है। गफ्फार साहब, क्योंकि हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं यासिर हमीद साहब। यासिर साहब, ये आप किस तरह देख रहे हैं सर? एक तो जो ओवरऑल कारकर्दगी रही है, बैटिंग में भी कमजोरी नजर आई, फील्डिंग में भी कमजोरी नजर आई, और आने वाले मैचेस में आपको इंप्रूवमेंट के इम्कानात नजर आते हैं? देखिए बिस्मिल्लाह, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की साइड जो है वो यंग साइड है, टैलेंटेड साइड है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छी क्रिकेट भी खेले हैं और चैंपियन ट्रॉफी भी है, सारा कुछ जीत। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब जो पाकिस्तान की रैंकिंग है और जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो पास्ट को अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत जरूरी होती है। मतलब अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इनके अगेंस्ट अगर आप थोड़े से चांसेस मिस करेंगे, जिस तरह कैचेस ड्रॉप हुए शुरू में, अब आज आप अगर शेखर धवन और रोहित शर्मा को चांस देंगे सीधे सीधे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको विकेट देंगे फिर, या वो कुछ छोटे बच्चे हैं? तो आप ये देखें कि आप किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, मैच की सिचुएशन क्या है। फिर आप शुरू से देखें तो अगर आप मैच शुरू से देखें तो हमने कितनी गलतियां की हैं। हमने मैं ये कहूँगा कि फखर की फॉर्म नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है,
लेकिन ही वॉज ट्राइंग कि वो अपनी उसने गेम चेंज की, उसने स्ट्रेटेजी चेंज की, बड़ा वाइसली खेल रहा था और बड़ा सिलेक्टेड शॉट्स खेल रहा था और वो कोशिश कर रहा था कि मैं लंबा जाऊं। ठीक है, उससे मिस हुआ बॉल, उसके ग्लव्स पे लगा बॉल उसके ग्लव्स पे लगा और सामने वाले बैट्समैन ने जो है उससे कहा कि नहीं आप ना लो। इतना डर रहा था सामने वाला बैट्समैन कि अगर मैंने उसको कहा कि यार तुम वो ले लो, क्या कहते हैं उसे, रिव्यू जो होता है रिव्यू की बात कर। हाँ, रिव्यू ले ले। अगर आप रिव्यू ले लो तो इतना डर रहा था कि यार मैं अगर गलत हो गया तो मुझे बाहर जाएंगे, पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। तो ये इस तरह नहीं था, ये टीम वर्क जो है ना मेरे ख्याल से बड़ा लैक कर रहा था और बड़ी चीजें जो है ना मुझे बड़ी उस तरह लग रहा है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अपने होम ग्राउंड में खेल रही है और इस तरह का मेरा मतलब है। इतना रिव्यू वो वहां पे अगर 10 ओवर खेल जाता तो पाकिस्तान का स्कोर भी अच्छा हो जाना था। फिर आखिर में वो आसिफ को देखें आप, आसिफ ने 1 ओवर में 20 रन किए और उसको क्या जरूरत है कि वो इस तरह की शॉट मारता है कि वो ये पीछे 3-4 ओवर रह गए हैं तो वो कौन खेलेगा? उसको पाकिस्तान टीम में खिला रहे हैं अगर तो वो उसको पूरा उसको वो करे, जस्टिफाई करनी चाहिए अपनी परफॉर्मेंसेज। और मेरे ख्याल से माहिरीन ने भी इस पॉइंट को डिस्कस किया है कि जब आपके कंडीशंस स्पिन के लिए अच्छे हैं तो शायद आप कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हैं पेसर्स को, फास्ट बॉलर्स को। वो आपके करीब क्या ये बात जायज है? देखिए, आप तो इस तरह ये बात नहीं है, पीछे कोई स्पिनर भी इतना बड़ा नहीं बैठा हुआ कि जिसकी जगह फास्ट बॉलर खेला है तो बहुत ही वो हो गया। पीछे आप मुझे बता कौन सा स्पिनर है जिसको वो खिला सकते थे? कोई ऐसा एक स्पिनर है जो जिसकी जगह अगर शाहीन शाह को खिलाया है तो शाहीन शाह ने तो शुरू में आपको 2 चांसेस दिलवाए हैं, ठीक है ना? तो वो कैचेस भी तो पकड़ने होते हैं बॉलर के लिए। वनडे में तो फील्डिंग होती है तो बॉलर का कॉन्फिडेंस बनता है और स्पिनर मेरे ख्याल से कोई पीछे मुझे नहीं लग रहा कि कोई पीछे स्पिनर बैठा हुआ है। स्पिनर बॉलिंग तो ठीक के लिए, लेकिन थोड़ी ये जो गलतियां हैं ये आगे कहने का मकसद ये है कि हमारी टीम है, हमारे प्लेयर्स हैं, ये इनको सोचना चाहिए कि आगे बांग्लादेश को मार के अगर इंडिया को जो है फिर दोबारा इनसे खेलना है फाइनल, तो ये सारी चीजें कवर होंगी तो तब जाके कोई रिजल्ट आएगा हमारे इसमें। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर और पूरा खेल के जाए। हमें अभी वक्फा लेना है, अगले समय और बातें करनी है। यासिर हमीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। अब्दुल गफ्फार साहब सर, ऑलवेज अ प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय हमें उससे हम बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते हैं। अगले हिस्से में क्रिकेट से हट के वापस आएंगे ज़रा करंट अफेयर्स की तरफ। रऊफ हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे विद अस। भारत हमारी मुज़ाकरात की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझे, ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का लाहौर में जवाब था। अभी एक सिलसिला आपके सामने रहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपस के ताल्लुकात कशीदा हुए। जो एक सिलसिला शुरू हुआ था कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ हाथ बढ़ाया लेकिन ये भी ऐलान किया कि अगर आप एक कदम लेंगे तो हम 2 कदम लेंगे। वो अब डिजेनरेट करते करते अब एक तरफ हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जनरल रावत का इंतहाई जारहाना बयान और दूसरी तरफ पाकिस्तान का बार बार ये कहना कि हिंदुस्तान की गैर जिम्मेदाराना बयानात के बावजूद पाकिस्तान फिर भी अमन चाहता है। इसको अब ये किस रुख इख्तियार करेंगे इस तरह के ताल्लुकात? हमारे साथ रऊफ हसन साहब हैं। रऊफ साहब, इससे पहले कि हम ये डिस्कशन पे आए, सुन लेते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब का क्या कहना था। पाकिस्तान ने अमन की बात की है। हमने ये जो भारत को जो पेशकश भी की थी मुज़ाकरात की, ये हमारे तल्ख तजर्बे हैं। 70 साल से पाकिस्तान और भारत लड़ रहे हैं। अब दोनों एटमी ताकतें हैं, जंग होगी तो फिर जो बचेगा वो फिर बात कर लेगा। भारत में ये सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करके वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप दुनिया को उठा के देखें तो रीजन्स ऊपर जाती है। और ये हमारे आर्मी चीफ ने बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर पहले भी बात की थी कि रीजन्स ऊपर जाती है। अगर हिंदुस्तान इस
खुशफहमी में है कि वो ऊपर चला जाएगा, बाकी पूरी रीजन पीछे रह जाएगी, तो ऐसे तो नहीं होना। साहब, क्योंकि हम अभी क्रिकेट भी डिस्कस कर रहे थे, तो पहले अगर हम जरा ओवरलैप पे आ जाएं क्रिकेट के बीच और करंट अफेयर्स के बीच, क्या इमरान खान साहब को एक नई कमेटी तश्कील देनी चाहिए कि शायद इस दायरे में भी कुछ इस्लाहात देखने को मिलें? जब वो मुल्क के सिस्टम को बदलने की बात करते हैं, और मेरा ख्याल है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसके बारे में और ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं, और उस स्ट्रक्चर को, वो उस सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो लोकल बॉडीज़ से, और उनको वो फुली एम्पावर करना चाहते हैं। और उन्होंने 48 आवर्स का नोटिस दिया है लोगों को कि आप जो ड्राफ्ट बिल है वो बताएं मुझे, ताकि हम कम से कम पंजाब और केपी में उसको इंट्रोड्यूस कर सकें, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल पावर्स जो हैं हम ग्रास रूट्स तक डिवॉल्व कर सकें, जो कि एक इंतहाई अहसन कदम होगा अगर वो ये कर लेते हैं। तो आई थिंक उसी कॉन्टेक्स्ट में जब आप वो क्रिकेट की बात करते हैं, तो यहाँ भी वो स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश करते हैं। और जो मानी साहब हैं, एक बहुत कॉम्पिटेंट इंसान है, उन्होंने ICC को भी हेड किया हुआ है। अब वो उनका चेयरमैन बनने के बाद मुझे जो चीज़, मुझे खुद, मेरी तो किसी से बात नहीं हुई, लेकिन मैं फील करता हूँ कि अनकरीब आप दूरस्थ तब्दीलियां जो है वो क्रिकेट बोर्ड में देखेंगे। और वो जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो स्पॉन्सर्स हैं, ये इनकी बजाय आप लोग अपने जो एरियाज़ हैं, अपने जो आपके पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, उनको आपस में कम्पीट करना चाहिए, ताकि जो ग्रास रूट्स के ऊपर लोग हैं वो उभर के सामने आ सकें, और पाकिस्तान के पास एक लार्ज पूल ऑफ टैलेंट जो है वो बन जाए, और उसमें से फिर आप ग्राउंड कंडीशंस के बेसिस के ऊपर, एनवायरनमेंट की कंडीशन की बेसिस के ऊपर। रऊफ साहब, आपने अभी जिक्र किया मानी साहब का, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, इंतहाई कॉम्पिटेंट शख्स हैं, रिफॉर्म माइंडेड हैं, लेकिन सर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया मुख्तलिफ नहीं था जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में था? यानी क्रिकेट और सियासत का आपस में कोई उस तरह का ओवरलैप नहीं होना चाहिए, और वज़ीर आज़म या हुकूमत का जो भी हेड होता है उसको PCB का सरबराह तकर्रुर नहीं करना चाहिए। और ये बयानिया इन्होंने मेंटेन किया था मियां नवाज शरीफ साहब, और उससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत के थ्रू आउट, बेशक वो अशरफ ज़का PCB के चेयरमैन हो, बेशक नजम सेठी साहब। तो अब जब आपको नज़र आता है कि उसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट हिज प्रोगेटिव इस तरह तकर्रुर कर रहे हैं, बेशक एहसन मानी साहब को भी उस सिस्टम में सर शायद थोड़ी सी तब्दीली आनी नहीं चाहिए? शायद आप एक कमेटी के ज़रिए करें या किसी और बॉडी के ज़रिए करें, क्या ये प्राइम मिनिस्टर के रहम करम पे होना चाहिए? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने उसको सिलेक्ट नहीं किया। जो आपका सिस्टम इस वक्त है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है एज पेट्रन इन चीफ ऑफ द क्रिकेट बोर्ड वो नॉमिनेट कर सकता है। उन्होंने मानी साहब की भी नॉमिनेशन की थी कि ये मैं फील करता हूं कि ये बंदा अच्छा काम कर सकता है, लेकिन उसकी जो सिलेक्शन थी या उसकी इलेक्शन जो थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कमेटी है, गवर्निंग बोर्ड है, उसने किया है। उन्होंने वोट देने, वहां मेरा ख्याल 11 या 12 मेंबरान है। तो आपका अगर ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर उसको नॉमिनेट भी ना करे, तो मैं उसके साथ इन प्रिंसिपल एग्री करूंगा, लेकिन वो शायद उसको पब्लिकली नॉमिनेट नहीं करे, लेकिन वो मतलब क्वाइटली उसको नॉमिनेट करते। और फिर लेकिन वोट्स जाके उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो गवर्निंग बॉडी है उसी से ही लेने हैं। उसके बगैर प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पावर है ही नहीं है कि वो किसी को इलेक्ट करवा सके या सिलेक्ट करवा सके। हाँ, वो नॉमिनेट करके आगे भेज सकता है। ये पावर भी अगर आप लेना चाहते हैं पेट्रन इन चीफ से तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन अगर आप और दूसरी बात आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जी सियासत का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए क्रिकेट के साथ, किसी भी गेम के साथ। आपकी बाकी गेम्स जो है अगर आप उनकी बात कर ले, हॉकी तबाह बर्बाद हो चुकी हुई है, फुटबॉल तबाह बर्बाद हो चुकी हुई है, स्क्वाश जिसमें आपने दुनिया के ऊपर 40 साल हुकूमत की है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। आज आपके जो बच्चे हैं वो लोकल सर्किट जो है उसमें उससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये क्या वजूहात है? आई थिंक इसके लिए एक मैं फील करता हूं कि एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए कि जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हैं वो दिन ब दिन जो है वो दगरगू क्यों हैं, वो क्यों ज्यादा डिक्लाइन कर रही हैं, और उनको लिफ्ट करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए क्या वो इक़दामात है जो कि हुकूमत को लेने चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल मामला भी होगा, लेकिन आई थिंक बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी तमाम स्पोर्ट्स बॉडीज मैनेज की जा रही हैं वो इंतहाई गैर प्रोफेशनल किस्म का रवैये हैं, और उसमें जो लोग इस वक्त इन्वॉल्व हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, ये उस किस्म के प्रोफेशनल नहीं है जिनको कि होना चाहिए। तो इसमें आपको तमाम सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि तमाम आपको जो स्पोर्ट्स हैं उनके सिलसिले में बहुत से ऐसे इक़दाम जो हैं उनको उठाना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स की इस वक्त एनवायरनमेंट है उसको इंप्रूव किया जा सके और अच्छे बच्चों को, अच्छे लोगों को सामने लाया जा सके। साहब, ये वापस अगर हम साइकिल कर लें हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो ताल्लुकात हैं, क्या पाकिस्तान की हुकूमत, PTI की हुकूमत की तरफ से आपको एक कुछ ज़्यादा जिम्मेदार एटीट्यूड नज़र आता है? अभी तनकीद भी हुई थी कि इमरान खान साहब का जो ट्वीट था
वो ज़्यादा पर्सनल था। उन्होंने कहा कि जी बड़े बड़े ओहदों पे छोटे छोटे लोग फायज होते हुए मैंने ज़िंदगी भर ये सिलसिला देखा है। लेकिन अब उससे हट के जो फवाद चौधरी साहब ने भी ये सारी बात की, उन्होंने कहा कि जी आप ज़रूर सरहद भी खोलें, क्रॉसिंग भी रहने दें, और आप जो हमारी एक अमन की ख्वाहिश है उसको आप डिफीट नहीं कर सकते। उसको आप किस तरह देखते हैं? मुख्तसरन से फिर वक्फा लेंगे। देखिए, मैं फील करता हूं कि पाकिस्तान को अमन के लिए अपनी कोशिशें ना सिर्फ जारी रखनी चाहिए बल्कि उनको और भी बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान को अमन के लिए फ्रंट फुट के ऊपर खेलना चाहिए। पाकिस्तान को अमन के लिए एक बहुत ही क्रेडिबल जो स्टांस है जो उसने लिया हुआ है इस वक्त, इसको ना सिर्फ जारी रखना चाहिए बल्कि इसको फर्दर एक्सपैंड भी करना चाहिए। एक ही तरीका है, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपके साथ कि शायद वो ट्वीट ना करते तो और बेहतर होता। लेकिन उससे पहले जो इंडियन वक्फे पे जाना है, अगले हिस्से में बात करेंगे इमरान खान साहब के दौरा लाहौर और जो उन्होंने खास पैगाम दिया है हमारे सिविल अफसरान को। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरा लाहौर की, जहां उन्होंने अहम खिताब किया हमारे सरकारी अफसरान से और ये अहद किया कि हमारे सरकारी अफसरान सियासत से पाक रहेंगे। इससे पहले कि गुफ्तगू शुरू करें, सुन लेते हैं कि मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब ने क्या कुछ फरमाया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 3 बुनियादी प्रिंसिपल्स तय किए हैं, 3 बुनियादी असूल जो तय किए हैं बलदियाती निज़ाम के लिए, उसमें सबसे पहला ये है कि वो एम्पावर्ड निज़ाम होगा, यानी जो नुमाइंदा मुंतखब होगा वो एम्पावर्ड होगा। नंबर 2, जो इलेक्शन है वो बराह रास्त होगा। और नंबर 3 ये है कि ये एक सादा निज़ाम होगा। 48 घंटे मजीद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने लिए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो इसको फाइनलाइज कर सकें इन 2 बड़े असूलों को, कि एक तो ये कि यूनियन काउंसिल में और विलेज काउंसिल की तादाद क्या होगी, और दूसरी ये कि आप तहसील के ऊपर बराह रास्त इलेक्शन कराएंगे या आप ज़िले के ऊपर बराह रास्त इलेक्शन करवाएंगे। और वुज़रा को वो टारगेट्स दे रहे हैं कि आपने ये जो टारगेट्स हैं उनको आप पूरा करें और उनको आप आगे लेके जाएं। जो विजन है ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुस्लिम लीग नून में जब भी कोई रिकॉर्ड मांगा गया वहाँ पे आग लग गई है, तो आज वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है कि जहाँ जहाँ पर आग लगी है उसकी तहकीकात कराई जाए कि ये क्यों वहाँ पे जहाँ पे गवर्नमेंट का रिकॉर्ड था वहाँ पे आग लग जाती है। अहम सवाल रऊफ हसन साहब से पूछेंगे। रऊफ साहब, ये जो पंजाब हुकूमत के ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, इन पे किसी तरह से आग लग जाती है और ये सिलसिला कुछ सालों से चलता आ रहा है, ये क्यों है सर? ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये क्या ये ज्यादा फ्लैमेबल होते हैं? इसके पीछे राज क्या है? सर मुझे कुछ कहने की जरूरत है असद साहब? आप फिर भी पूछ रहे हैं मुझे सीधा क्या आगे, ये चीजें आगे बढ़ते हैं लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ। ये कमाल करते हैं सर, ये तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है सर। बाहर सूरत इसके कुछ जितनी कम बात की जाए वही है सर। और ये बिल्कुल JIT बननी चाहिए, बिल्कुल थरा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये क्या है। आप देखिए, मतलब इसमें पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड चले हैं सर। वो जो स्कैंडल निकलता है उसका रिकॉर्ड चल जाता है। I think let's leave it at that. अच्छा सर, ये लोकल गवर्नमेंट्स में अब आपके सामने रऊफ साहब, जो एक ज़िमनी हुकूमत की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आपने ये मुस्लिम लीग की तरफ से भी एक बयानिया सुना होगा जब परवेज़ मुशर्रफ के लोकल गवर्नमेंट के जो तमाम निज़ाम थे उनको रोल बैक किया जा रहा था कि आप कमिश्नर्स और इन लोकल अफसरान के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात कॉन्सनट्रेट कर रहे थे और उससे करप्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उस वजह से अब हमें अंग्रेज़ निज़ाम के पास वापस जाना होगा, वही जो DCs हैं और वही जो एक कॉलोनियल सिस्टम है उसी को नाफिज करना होगा। उस पर सर क्या राय है आपकी? देखिए, मतलब अगर कोई निज़ाम में कोई डिफिशेंसी रह जाती है या वो निज़ाम जो है वो वक्ती तौर के ऊपर ठीक ऑपरेट नहीं करता, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ के पीछे चले जाएं। आपको करना ये चाहिए कि उस निज़ाम को बेहतर करें, ताकि उसको ज़्यादा ऑपरेशनल करें, ज़्यादा इफेक्टिवली ऑपरेशनल करें। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो अंग्रेज़ तो चला गया, लेकिन अंग्रेज़ का जो एटीट्यूड है, रवैया है ना, वो मौजूद है। वो गोरा साहब चला गया, काला साहब जो है उसने टेक ओवर कर लिया इस मुल्क को अनफॉर्चुनेटली। अब जितने भी डिक्टेटर की, मैं डिक्टेटर की तारीफ नहीं करने लगा यहाँ बैठ के, लेकिन
मुशर्रफ साहब ने जो लोकल बॉडीज़ का निज़ाम दिया था वो बहुत इफेक्टिव था। और आपको इसी डेमोक्रेसी की एक पिलर है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस, जमहूरियत का एक पिलर है, एक सतून है। और आपने जो है ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर जो पावर है वो उनको मुंतकिल करना है। और वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं होती, बल्कि वो होती हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, पॉलिटिकल पावर्स होती हैं और फाइनेंशियल पावर्स होती हैं। पीएमएलएन की हुकूमतों का अनफॉर्चुनेटली ये खासा रहा है कि वो फाइनेंस को अपने हाथ से निकलने नहीं देते थे। तो उन्होंने अपने जो लोकल बॉडीज, अपने जो निज़ाम को पंजाब में राइज किया था, उसमें कोई फाइनेंशियल पावर्स जो थी वो डिवॉल्व नहीं की थी, वो कोई पॉलिटिकल पावर्स हैं वो भी डिवॉल्व नहीं की थी, थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स डिवॉल्व कर दी थी, जिसमें कि लोग आते थे प्राइम चीफ मिनिस्टर के कमरे के बाहर 2-2, 3-3 दिन इंतजार करते थे, उसके बाद उनकी इजाजत देते थे जी ये काम करवा दीजिए हमारा, तो वो फिर उसके ऑर्डर्स देता था। डीसीज का या कमिश्नर्स जो है वो इस मुल्क को नहीं चला सकते। अब अगर आप 1948 में जाते हैं तो कायद आज़म साहब पेशावर में गए थे, उन्होंने उस वक्त सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस किया था, आई एम श्योर असद साहब आपको याद होगा। और उसमें जो इस मुल्क का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो ये है कि सर्विस टू स्टेट, रियासत और सर्विस टू गवर्नमेंट जो है उसमें जो तमीज है वो खत्म हो गई है। यानी कि जो उन्होंने कहा था जी कि यू आर सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट्स कम एंड गवर्नमेंट्स गो, बट यू विल बी देयर to run the administration of the country। रऊफ साहब, क्योंकि सर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हो गया, वक्त बहुत कम हो रहा है, मैं एक चीज सर प्रॉब्लम एक सेकंड, हम अनफॉर्चुनेटली रियासत की सर्विस करने की बजाय हम हुकूमत वक्त की सर्विस पे लग गए। मैं सर एक चीज क्लैरिफाई कर लूं कि कमिश्नर के ज्यादा इख्तियारात नहीं, मेयर के, नाजिम के इख्तियारात ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गए थे बतौर मुस्लिम लीग नवाज के। और एक आखिरी चीज रऊफ साहब, जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज हो, फजल रहमान साहब की जमात हो, JUI, अवामी नेशनल पार्टी हो, अपोजिशन सर आपको कुछ ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं लग रही? क्योंकि जो कौमी बयानिया है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब सेट कर रहे हैं, वो कहीं उस तरह नजर नहीं आ रहे। ये अपोजिशन आपस में डिवाइडेड है। लेकिन आज एक मैं न्यूज़ देख रहा था कि मेरा ख्याल है PMLN ने अप्रोच किया है पीपल्स पार्टी को कि वो एक यूनिफाइड अपोजिशन जो है उसको बनाने की कोशिश के सिलसिले में और बन जाए मेरा ख्याल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त PMLN के जो अपनी मुश्किलात तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब जो मुस्तकबिल में जो मुश्किलात नज़र आ रही हैं वो जरदारी साहब के लिए भी बहुत नज़र आ रही हैं, उनकी सिस्टर साहिबा के लिए भी नज़र आ रही हैं। तो वो पता नहीं किस हद तक इस वक्त हुकूमत वक्त को कन्फ्रंट करने की पोजीशन में हैं या होना चाहेंगे। तो मैं फील करता हूं कि ये यूनिफाइड ऑपोजिशन का बनना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। PMLN को अपनी मुश्किलात इस वक्त पंजाब में पेश आ रही हैं, बिकॉज मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अब मेरा ख्याल है कि तकरीबन वर्ज के ऊपर है कि वो उस पार्टी को छोड़ के, वो आपको याद होगा कि जब लास्ट इलेक्शन हुए थे स्पीकर के, तो उसमें भी 12 लोगों ने एक्स्ट्रा वोट दिया था जो PMLN के लोग थे जो उनको दिया था। तो वो जो परवेज अलाई साहब वहाँ बैठे हुए, तो वो मेरा ख्याल है कि जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसके बाद PMLN के लिए एक यूनिफाइड पार्टी रहना जो है वो एक मुश्किल काम है। और पीपल्स पार्टी के अपने इतने ज़्यादा मसाइल हैं इस वक्त, खासकर जरदारी साहब के और उनकी फैमिली के, तो मैं नहीं ख्याल कि इस वक्त वो कॉन्फ्रंटेशन मोड में जाने की। रऊफ हसन साहब सर बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल अपना कीमती वक्त हमें देने का। एज ऑलवेज इट वाज अ प्रिविलेज। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के लिंक्स के जरिए और इजाज़त दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफिज।